नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसआर इंस्टीट्यूट में। और आज हम करंट अफेयर सीरीज़ के अगले लेक्चर में 21 मई से लेके 23 मई तक के करंट अफेयर्स को देखेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला फैक्ट है वो सरकारी ऋण की जो स्थिति है वर्तमान में उससे संबंधित है। देख लेते हैं इसमें क्या है पहली न्यूज़ में। तो 22 मई 2020 को वित्त मंत्रालय द्वारा सरकारी ऋण 2018-19 पर स्थिति पत्र जारी किया गया है। यानी ये जो सरकारी ऋण की जो स्थिति इसमें बताई गई है वो 2018-19 के लिए है। इस रिपोर्ट के अनुसार केंद्र और राज्यों के कुल कर्ज में मार्च 2018 में 68.7% की गिरावट आई और यह 2019 में 68.6% हो गया है। मुख्य बिंदु ये है कि सरकार के ऋण स्थिति पत्र का निर्माण वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। याद रखिए दोस्तों, ये वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। चलिए दोस्तों अगली न्यूज़ पे चलते हैं। अगली न्यूज़ भारत सरकार द्वारा जैव विविधता संरक्षण की दिशा में 5 जो पहल लॉन्च की गई हैं इससे संबंधित है। दोस्तों आप लोगों को बता दें कि 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है और जैव विविधता के संरक्षण के संबंध में वैश्विक स्तर पर जो 1991-92 में जो रियो डी जेनेरो में प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो आयोजित हुआ था उसके अंतर्गत जो 5 चीज़ें निकल के आई थी उनमें एक UNCBD था, यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, जो कि जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित है। अच्छा, और इसमें जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रयास किए जा रहे हैं उनके साथ साथ राष्ट्रीय लेवल की सरकारों द्वारा भी प्रयास किए जा रहे हैं। इसके तहत ही आप भारत के जो जैव विविधता अधिनियम 2002 है आप उसको इस परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग आगे चलते हैं। अगली जो न्यूज़ है वो संयुक्त राष्ट्र में भारत की खुडोल पहल जो है, जो कि मेघालय में इस पहल को शुरू किया गया था। तो कोविड-19 से लड़ने के लिए जो शीर्ष 10 वैश्विक पहलें थी उनमें से एक इसको चुना गया है संयुक्त राष्ट्र द्वारा। ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों को याद रखना है कि खुडोल क्या है। तो खुडोल एक पहल है जो कि मेघालय में कोविड-19 से लड़ने के लिए इसको जारी किया गया था या प्रारंभ किया गया था। मेघालय नहीं है, इसमें मणिपुर है दोस्तों। तो 22 मई को संयुक्त राष्ट्र ने मणिपुर की खुडोल पहल को कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए शीर्ष 10 वैश्विक पहलों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया है। खुडोल एक NGO की पहल है जिसे या आल कहा जाता है। NGO ने इस पहल के तहत LGBTQ समुदाय के लोगों के संबंध में काम किया है। ठीक है दोस्तों, अगली न्यूज़ देख लेते हैं। अगली न्यूज़ नाम के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक से संबंधित है। नान मतलब नॉन अलाइन मूवमेंट, यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की जो अवधारणा है वो जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का काल है उसमें ये अवधारणा आई थी और इसमें इस अवधारणा को मूर्त रूप देने में भारत के जो पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। और पिछले दशक में ये कहा गया था कि नाम की लगभग पूरी तरह से अप्रासंगिकता हो गई है, लेकिन अभी जो स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक है ये नाम मूवमेंट के पुनर्जीवित होने में एक आशा की किरण देती है। ये तो समय ही बताएगा कि नाम मूवमेंट का आगे क्या होगा, किस डायरेक्शन में काम करेगी। तो देख लेते हैं दोस्तों इस न्यूज़ से संबंधित जो फैक्ट हैं। तो 20 मई को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भाग लिया। इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता है वो अजरबैजान के स्वास्थ्य मंत्री ओगेटे तिरालियेव ने की। इस शिखर सम्मेलन में भारत ने 123 देशों में चिकित्सा आपूर्ति जैसे अपने योगदान पर प्रकाश डाला। दोस्तों आप लोगों को ये पता ही होगा कि कोविड-19 के दौर में भारत ने कई देशों की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनमें सहयोग किया है, जैसे हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जैसी दवा की आपूर्ति की है। जो नाम है उसमें जो है 59 देश शामिल हैं। अब दोस्तों आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि जो इसमें नाम में अंतिम देश शामिल हुआ था उस देश का नाम बताना है। साथ ही आपको जो अजरबैजान के जो स्वास्थ्य मंत्री जिन्होंने अध्यक्षता की है तो अजरबैजान देश की आपको लोकेशन बताना है कि अजरबैजान के उत्तर और दक्षिण में कौन से देशों की सीमाएँ हैं। चलिए दोस्तों अगली न्यूज़ देख लेते हैं। अगली न्यूज़ ओपन स्काईज संधि से संबंधित है। अब ओपन स्काई जो संधि है वो अमेरिका अन्य देशों के साथ ये संधि करता है। तो क्या न्यूज़ है इससे संबंधित? तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में घोषणा की कि अमेरिका अब ओपन स्काई संधि से अलग होगा।
ओपन स्काईज की संधि पर 2002 में हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि ने प्रतिभागियों के लिए एक हवाई निगरानी प्रणाली की स्थापना की थी। संधि पर हस्ताक्षर करने वाले जो देश हैं उनकी संख्या है 34। तो ये ओपन स्काई संधि किस क्षेत्र में है, तो ये हवाई निगरानी प्रणाली के संबंध में है। ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए दोस्तों अगली न्यूज़ देख लेते हैं। तो अगली न्यूज़ हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के उपयोग पर एडवाइजरी को संशोधित करने से संबंधित है। तो 23 मई 2020 को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने HCQ के उपयोग पर अपनी एडवाइजरी को संशोधित किया है। नए दिशा निर्देशों के तहत HCQ केवल एक पंजीकृत चिकित्सक के पर्चे पर ही दी जानी चाहिए। मुख्य संयुक्त निगरानी समूह ने अपनी बैठक आयोजित करने के बाद यह एडवाइजरी जारी की है। अब एक पंजीकृत शिक्षक के पर्चे की बात इसीलिए की जा रही है ताकि जो HCQ है उसकी आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। कई बार ऐसा होता है कि जो पंजीकृत चिकित्सक नहीं है उन्होंने अगर इसकी रिकमेंडेशन कर दी और कोई व्यक्ति लेने पहुंच गया तो हो सकता है कि जो कोविड-19 जैसी दौर में हो सकता है कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की आपकी आपूर्ति रुक जाए या कम आपूर्ति हो, जिससे जो जिन लोगों को लाभ मिलना चाहिए अस्वस्थ लोगों को हो सकता है उन्हें लाभ ना मिले या उन्हें दिक्कत आए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की पहुंच तक बनाने में। तो दोस्तों इसीलिए ऐसी एडवाइजरी जारी की गई है। चलिए दोस्तों अगली न्यूज़ देख लेते हैं। अगली न्यूज़ मौद्रिक नीति समिति की बैठक से संबंधित है जिसमें रेपो रेट कम की गई है। तो 22 मई 2020 को नीति समिति ने जो मौद्रिक समिति है उसने वर्तमान आर्थिक दृष्टिकोण और कोविड-19 के प्रभावों की समीक्षा के लिए एक आपातकालीन बैठक आयोजित की। मुख्य बिंदु RBI ने रेपो रेट को 4.4% से घटाकर 4% कर दिया है। इसने रिवर्स रेपो रेट को घटाकर भी 3.35% कर दिया है। वर्तमान आर्थिक वैश्विक व्यापार घट रहा है इसीलिए ऐसा किया गया है और ये तरलता को बढ़ावा देने के साधन के रूप में भी रेपो रेट को संशोधित करने का इस्तेमाल किया जाता है। अब दोस्तों आप लोगों को ये कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो मौद्रिक नीति समिति है RBI की, इसकी स्थापना कब हुई थी। दोस्तों ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 3-4 साल पुरानी बात है, तो आप लोग आराम से इसको बता सकते हैं। अगला फैक्ट देख लेते हैं। अगली जो न्यूज़ है वो PPE निर्माता देश से संबंधित है। अब इसमें यह है कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा PPE किट निर्माता देश बन गया है और पहले नंबर पे जाहिर सी बात है कि चाइना ही है। तो भारत दुनिया में व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी PPE का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया। चीन दुनिया में PPE का सबसे बड़ा निर्माता है। कपड़ा मंत्रालय विनिर्माण के साथ साथ PPE की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए उपाय कर रहा है। कौन सा मंत्रालय कर रहा है? कपड़ा मंत्रालय। अगली न्यूज़ भारत के विदेशी मुद्रा भंडार फॉरेक्स रिजर्व से संबंधित है जिसमें कि वृद्धि हुई है और यह भंडार 487.04 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। दोस्तों जो विदेशी मुद्रा भंडार है इस मामले में जो भारत की स्थिति है वो भारत 8वें नंबर पर है विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में। पहले नंबर पे चाइना है, ये आप लोगों को याद रखना है। अगली न्यूज़ देख लेते हैं। अगली न्यूज़ भारत सरकार द्वारा जो सामान्य वित्तीय नियम है उनके संशोधन से संबंधित है। क्या है वो नियम, कैसा किस क्षेत्र से संबंधित ये न्यूज़ है, ये अभी क्लियर हो जाएगा। तो भारत सरकार ने सामान्य वित्तीय नियमों में संशोधन किया यह सुनिश्चित करने के लिए कि 200 करोड़ रुपए से कम मूल्य की जो वस्तुएं और सेवाएं वो घरेलू फर्मों से ही खरीदी जाए। अब ये घरेलू फर्मों से खरीदने की बात क्यों हो रही है 200 करोड़ रुपए से कम मूल्य की वस्तुएं और सेवाएं? ये इसलिए ताकि जो है आत्मनिर्भर भारत जो योजना लागू की गई है उसमें मुख्य जो भारत के MSME सेक्टर से संबंधित है। तो सरकारी खरीद में MSME सेक्टर के जो उत्पाद हैं अगर वो खरीदे जाएंगे तो उससे MSME को व्यापार करने में भी सहूलियत होगी, उनका स्वास्थ्य भी सही रहेगा और आमजन उसमें भागीदारी भी करेगा। चलिए दोस्तों अगली न्यूज़ देख लेते हैं। अगली न्यूज़ मनरेगा के लिए 170 करोड़ रुपए जारी करने से संबंधित है। ये उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ है नहीं, बस मोटे तौर पे आप लोगों को याद रख लेना है कि मनरेगा है क्या। जी दोस्तों अगली न्यूज़ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से संबंधित है। इसमें एक ये फीचर जुड़ गया है जो ग्रामीण सड़क निर्माण होगा इस योजना के अंतर्गत, उसके लिए जो कच्चा माल रहेगा या सड़क विनिर्माण जो सामग्री रहेगी वो क्वाड जियो टेक्सटाइल रहेगा। अब क्वाड जियो टेक्सटाइल क्या होता है कि जो आपका नारियल होता है तो नारियल पे जो
आपके रेशे टाइप होते हैं वो क्वाड जियो टेक्सटाइल के रूप में उपयोग किए जाएंगे। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण सड़क विकास में क्वाड जियो टेक्सटाइल्स का उपयोग किया जाएगा। यह कार्य राष्ट्रीय ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास एजेंसी द्वारा किया जाएगा। क्वाड जियो टेक्सटाइल्स क्वाड से बने होते हैं और 3 से 5 साल तक चलते हैं। इनको आमतौर पे ग्रामीण भाषा में कभी कभी जटा कह दिया जाता है, जो कि नारियल के फल के ऊपर रहते हैं और जिनको हम लोग निकाल के अलग कर देते हैं, उसके बाद ही नारियल को फोड़ते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को याद रखना है कि ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में नया फीचर जुड़ा है। और आपकी जो अब दोस्तों आप लोगों को ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि ये जो सड़क निर्माण होगी क्वाड जियो टेक्सटाइल का इस्तेमाल करके, तो कितनी % उस सड़क का निर्माण क्वाड जियो टेक्सटाइल का इस्तेमाल करते हुए किया जाएगा, ये आप लोगों को बताना है। और एक विशेषता क्वाड जियो टेक्सटाइल की है कि ये ह्यूमस में विघटित हो जाती है, अच्छे उर्वरक के रूप में भी काम करती है, इससे मिट्टी समृद्ध होती है। और दोस्तों कमेंट सेक्शन में आपको ये भी बताना है कि भारत का केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कहाँ है। चलिए दोस्तों अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ पश्चिमी घाटों से संबंधित है। पश्चिमी घाटों को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया जाएगा। तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की है। इस बैठक में पश्चिमी घाट को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने से संबंधित चर्चा हुई। वीडियो सम्मेलन में भाग लेने वाले जो राज्य हैं वो पश्चिमी घाट जिन राज्यों में फैला हुआ है वो राज्य जैसे कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु और गुजरात। अब दोस्तों आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दक्षिण भारत में किस स्थान पर मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, अगली न्यूज़ देख लेते हैं। अगली न्यूज़ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से संबंधित है। तो अब तक का जो डेटा है इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि 6.8 करोड़ मुफ्त सिलेंडर अभी तक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत वितरित किए गए हैं। तो 21 मई 2020 को भारत सरकार ने घोषणा की कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लगभग 6.8 करोड़ मुफ्त सिलेंडर वितरित किए गए हैं। इस योजना के तहत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा मुफ्त LPG सिलेंडर प्रदान किए जा रहे हैं। इनमें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 8 करोड़ से अधिक लाभार्थी को शामिल किया गया है। अगली न्यूज़ दोस्तों उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो अगली न्यूज़ वो रक्षा MSMEs के लिए ई-कॉन्क्लेव के आयोजन से संबंधित है। तो 21 मई 2020 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा MSME के लिए ई-कॉन्क्लेव की अध्यक्षता की। ई-कॉन्क्लेव CII, SIDM और रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा आयोजित किया गया। तो CII क्या है? भारतीय उद्योग परिसंघ है। SIDM सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स है। अच्छा दोस्तों, अब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि CII किस प्रकार का निकाय, मतलब इसकी प्रकृति क्या है, संवैधानिक है कि गैर संवैधानिक है कि वैधानिक है या एग्जीक्यूटिव निकाय है। तो दोस्तों आप लोगों को ये कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए दोस्तों अगली न्यूज़ देख लेते हैं। अगली न्यूज़ भारत बांग्लादेश के बीच अंतर्देशीय जल पारगमन और व्यापार प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर से संबंधित है। अब ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है अंतर्देशीय जल पारगमन और व्यापार प्रोटोकॉल कि भारत की नॉर्थ ईस्ट की पहुंच बनाने में ये सहयोग कर सकता है, क्योंकि भारत ऑलरेडी इलाहाबाद से आपके हल्दिया और असम में भी एक अंतर्देशीय जलमार्ग बनाए हुए है। अब आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि जो नेशनल वाटरवे है वो नेशनल वाटरवे नंबर 1 और नेशनल वाटरवे नंबर 2 ये कौन से हैं। अब चूँकि नेशनल वाटरवे नंबर 1 तो मैंने बता दिया है, दूसरा आपको बताना है और कमेंट सेक्शन में ये भी बता देना है कि टोटल अभी तक कितने वाटरवे जो हैं वो सर्टिफाइड किए गए हैं या चिन्हित किए गए हैं। अब ये जो बांग्लादेश के साथ जो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं ये भारत को नॉर्थ ईस्ट की पहुंच प्रदान करने में मदद कर सकता है, क्योंकि अभी भारत को जो है नॉर्थ ईस्ट जाने के लिए पूरे पश्चिम बंगाल को पार करना पड़ता है और फिर असम होते हुए एक्सेस बनानी पड़ती है। या इसके अलावा भारत कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है म्यांमार के साथ। तो अगर ये प्रोटोकॉल इसमें प्रगति हुई और नए स्तर पर संबंध पहुँचे तो भारत और बांग्लादेश ये दोनों के लिए उपयोगी हो सकता है, क्योंकि बांग्लादेश की भी भारत के बाज़ार तक पहुंच हो जाएगी और भारतीय माल की भी नॉर्थ ईस्ट तक पहुंच हो जाएगी आसानी से। ठीक है दोस्तों, तो
अगले फैक्ट पे हम लोग चर्चा करते हैं। जो अगली जो न्यूज़ है वो खादी मास्क की मांग में वृद्धि से संबंधित है। खादी के कपड़े के मास्क की जो मांग है उसमें वृद्धि हुई है। KVIC यानी खादी और ग्रामोद्योग आयोग विदेशों में रेशम और कपास के फेस मास्क के निर्यात के संभावित विकल्प तलाश रहा है। यही कार्य वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है, जिसे आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत शुरू किया गया है। किसे शुरू किया गया है? वोकल फॉर लोकल को। इस बारे में हम लोग पिछले लेक्चर्स में भी देख चुके हैं। जो अगली न्यूज़ है वो कोविड-19 का पता लगाने के लिए SCTIMST द्वारा अगप्पे चित्रा मैग्ना से संबंधित है। अगप्पे चित्रा मैग्ना ये क्या है? तो 20 मई 2020 को श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने मैग्नेटो नैनो कण पर आधारित RNA एक्सट्रैक्शन किट अगप्पे चित्रा मैग्ना को लॉन्च किया। अगप्पे चित्रा मैग्ना किट को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी द्वारा मान्य किया गया है। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आप लोगों को ये बताना है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ स्थित है। पिछले लेक्चर्स में हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं। अगली न्यूज़ दोस्तों कोणार्क शहर से संबंधित है, जिसके 100% सौर ऊर्जा चालित करने की योजना शुरू की गई है। इसमें के अंतर्गत कोणार्क का सूर्य मंदिर है और पूरा नगर भी है। यह घोषणा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा की गई है और कोणार्क सूर्य मंदिर को पूरी तरह से सोलराइज करने की योजना है ये। साथ ही कोणार्क शहर में ऐतिहासिक सूर्य मंदिर को विकसित करने के लिए भी यह योजना है। अगली न्यूज़ देख लेते हैं। अगली न्यूज़ 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाने से संबंधित है। जैव विविधता के मुद्दों पर समझ और जागरूकता बढ़ाने हेतु हर साल 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2000 में संकल्प 55/201 के माध्यम से इस दिवस को मनाने की घोषणा की गई है। और दोस्तों, पिछली स्लाइड्स में हम लोग चर्चा कर ही चुके हैं कि UNCBD क्या है, इसके लिए भारत सरकार ने कौन सा अधिनियम बनाया है। तो जैव विविधता की भी हम लोग एक परिभाषा देख लेते हैं। तो जैव विविधता से आशय जीवों के मध्य पाई जाने वाली विविधता है, जो विभिन्न प्रजातियों के मध्य, प्रजातियों के भीतर एवं पारितंत्र की विविधता को शामिल करते हैं। सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग वॉल्टर जी रासन के द्वारा किया गया। चलिए दोस्तों, अगली न्यूज़ देख लेते हैं। अगली न्यूज़ नॉर्थ ईस्ट मॉडल से संबंधित है, जो कि कोविड-19 से खतरे से निपटने के लिए जो नॉर्थ ईस्ट मॉडल था उससे संबंधित है। तो कोविड-19 का नॉर्थ ईस्ट मॉडल एक बड़ी सफलता रही है। इस मॉडल की सफलता के कारण क्षेत्र के 5 राज्यों को कोविड-19 मुक्त क्षेत्र में घोषित किया गया है। ये राज्य हैं मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम और नागालैंड। चलिए दोस्तों, अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाने से संबंधित है। प्रतिवर्ष 21 मई को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाने का संकल्प 2019 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा अपनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 2005 से दुनिया के प्रमुख चाय उत्पादक देशों जैसे श्रीलंका, भारत, इंडोनेशिया, वियतनाम, बांग्लादेश, नेपाल, केन्या, मलेशिया, मलावी, युगांडा और तंजानिया, इन देशों के चाय उत्पादन पर प्रकाश डालने के लिए इसको मनाया जाता है। अगली न्यूज, अंडमान से दुर्लभ पाम के पेड़ को विलुप्त होने से बचाने के लिए केरल में उसको रोपित किया गया है, उससे संबंधित है। अब जो पाम ऑयल का जो पेड़ है, पाम का जो पेड़ है, उसका नाम देख लेते हैं। उसका नाम पिनंगा अंडेमानेंसिस है। ठीक है दोस्तों, और इसको कहाँ स्थापित किया गया है? जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटेनिकल गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि केरल में है। तो इसको यहाँ, और ये एक लुप्तप्राय प्रजाति है, IUCN की रेड लिस्ट में। ठीक है दोस्तों, अगली न्यूज कैबिनेट द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कई पहलों की मंजूरी से संबंधित है। तो 20 मई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हाल ही में शुरू किए गए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कई पहलों को मंजूरी दी। मुख्य बिंदु, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने खाद्यान्न आवंटन, कोयले के लिए नीलामी पद्धति अपनाने, जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के लिए दूसरा आदेश जारी करने और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना आदि इससे संबंधित है। चलिए दोस्तों, अगली न्यूज़ देख लेते हैं। अगली न्यूज़ 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस से संबंधित है। ये किस घटना के परिप्रेक्ष्य में मनाया जाता है? तो ये राजीव गांधी की हत्या के परिप्रेक्ष्य में इसको मनाया जाता है।
जो कि राजीव गांधी की मृत्यु की वर्षगांठ है। अगली न्यूज आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की संख्या से संबंधित है, जो कि 1 करोड़ के पार हो गई है। तो 20 मई 2020 को आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की संख्या 1 करोड़ को छू गई है। कोविड-19 के बाद भारत सरकार ने आयुष्मान भारत के तहत बीमारी का परीक्षण और उपचार निःशुल्क किया। कोविड-19 का परीक्षण ICMR द्वारा तय प्रोटोकॉल में किया गया। अगली न्यूज भारतीय निर्यात संगठन महासंघ से संबंधित है, जिसने कि भारतीय निर्यात में 20% की गिरावट को बताया है। तो 19 मई 2020 को भारतीय निर्यात संगठन महासंघ ने बताया कि भारत के निर्यात में 20% की गिरावट आई है। इस संगठन के अनुसार यह राशि लगभग 50 से 60 बिलियन डॉलर है। निर्यातकों की शीर्ष निकाय FIEO ने इसीलिए मर्चेंडाइज एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया योजना के तहत अतिरिक्त 2% सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया है। दोस्तों, ये हम 3-4 लेक्चर पहले इस न्यूज़ को देख चुके हैं। अगली न्यूज कोविड-19 पर BCG वैक्सीन पर ICMR के क्लिनिकल परीक्षण से संबंधित है। इस न्यूज़ को भी हम लोग दोस्तों पहले देख चुके हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है नहीं, जो भी थे फैक्ट हम लोगों ने पिछली लेक्चर्स में देख लिए। दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे।